बहरी ट्रांसपोर्ट के फ़वाइद हम देख लेते हैं कि हमें हमारे पास क्या मेरिट्स इसके गिवन है। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास इंग्लिश की बुक होगी तो वो यहाँ पे लिखा होगा द मेरिट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि वाटर ट्रांसपोर्ट के क्या हमारे पास मेरिट्स हैं। और उर्दू में यहाँ पे जैसे मेरे पास उर्दू की बुक है तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बहरी ट्रांसपोर्ट के फ़वाइद। ठीक है, अब इसमें हम पहला फ़ायदा पढ़ते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, वो है कुदरती रास्ते। ठीक है ना, इंग्लिश की अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे लिखा होगा नेचुरल रूट्स। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको कॉमन सेंस की बात है, रूट्स बनाने नहीं पड़ते। जैसे आमतौर पे रोड्स बनाते हैं तो उनके रूट्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे चीज़ों ने मूव करना है तो वो एक बाकायदा रूट्स के ज़रिए बनाई जाती हैं, रूट्स जो होती हैं। लेकिन आपकी बहरी ट्रांसपोर्ट में, जो कि हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हमारे पास समंदर या जो दरिया हैं, ये नहरें हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास गॉड गिफ्टेड है ना, तो इनके रूट्स भी गॉड गिफ्टेड हैं। आपने जस्ट क्या करना होता है, आपने मैपिंग कर लेनी होती है, आपने इस तरह से मैप्स को बना लेना होता है कि जहाँ से आपको ये पता चल सके कि आपकी जो शिप है या आपकी जो भी आपका जहाज़ है वो एग्जैक्ट मैप के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है और जो उसकी लोकेशन है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये चीज़ आपने आपने बस कंट्रोल करनी होती है। बाकी जो उसके रूट्स हैं वो पहले से डिफाइंड है, वहाँ पे आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली या किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो आप उसमें नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो रूट्स आपके पास मौजूद हैं। आपने जस्ट एक मैप के ज़रिए देख लेना होता है कि अगर आपका जो जहाज़ है, जो आपकी शिप है, वो मूव कर रही है तो वो जिस रूट पे जा रही है, जिस रास्ते पे वो चल रही है, जिस कुदरती रास्ते पे उसकी आपने उसको भेजा है, तो क्या वो अपनी बाकायदा रूट, बाकायदा जो उसकी लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पर वो पहुँच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल होती हैं और ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं, लुक आफ्टर करनी होती हैं, क्योंकि इससे फिर आपको ये पता चलता है कि जो आपका जहाज़ है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रूट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि रास्ते पहले से जो रूट्स हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, वो आपको खुद से बनाने नहीं पड़ते। ठीक है, और ना ही आपने उसकी कोई, जैसे कि रोड्स पे आप देखते हैं कि रोड्स टूट जाती हैं तो फिर उसके ऊपर कितना ज़्यादा आपकी उसकी मेंटेनेंस पे कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह से अगर आपकी रेलवे ट्रांसपोर्ट है और आप रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपकी जो रेलवे लाइंस हैं उनमें ख़राबी आ जाती है, वो ख़राब हो जाती हैं, उस पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि कुदरती रास्ते अवेलेबल हैं, आपके पास नेचुरल रूट्स हैं, तो किसी किस्म की मेंटेनेंस की आपको ज़रूरत नहीं होती। वो तो पानी के ऊपर ही चल रहा है ना, वहाँ पर आपने उसको क्या मेनटेन करना है। हाँ, ये है कि आपने रूट्स को ज़रूर देखना है कि आपकी जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक आपकी जो आपने जो लाइनर चलाया हुआ है, जो ट्रैम चलाया हुआ है, वो उस रूट को फॉलो करते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे एक आपको एडवांटेज होता है कि किसी किस्म के मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको नहीं देखने पड़ते। हाँ, वो मेंटेनेंस की जहाँ तक बात आती है तो वो आप अपने लाइनर्स, अपने ट्रैम्स, अपने टैंकर्स को ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं, उनके मेंटेनेंस चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन रूट्स के कोई मेंटेनेंस चार्जेस, रास्तों के जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोड्स की समटाइम्स ख़राब हो जाती हैं तो उनको ठीक करना पड़ता है, इस किस्म के कोई भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस अदा नहीं करने पड़ते। तो ये एक इसका फ़ायदा है, मेरिट है बहरी ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास गिवन है वो है सस्ता तरीन ज़रिया। ठीक है, सस्ता तरीन ज़रिया यानी चीप सोर्स। अब इसको अगर हम कंपेयर करें आपकी एयर ट्रांसपोर्ट से, तो हवाई ट्रांसपोर्ट से, तो उससे इसको अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ कंपैरेटिवली चीपर देन द एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें किसी किस्म का वो, अगर आप देखें कि एयर ट्रांसपोर्ट पे तो आपके टिकट्स के इतने ज़्यादा आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है ना, वीज़ा होता है, फिर टिकट होती है, पूरा प्रोसेस होता है, और उसमें फिर आपका लगेज जो है, उस जितना ज़्यादा आपका लगेज होगा उस हिसाब के से आपको पे करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है ना कि उसके जितना ज़्यादा आप फिर अपना लगेज जो है वो कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, फिर उतना ही ज़्यादा आपको उसका बिल भी पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका शिप है, इस लिहाज से अगर हम कंपैरेटिवली देखें, ठीक है ना, इन कंपैरिजन हम बाज़ दफ़ा चीज़ों को देखते हैं, इतना सस्ता ये भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे आमतौर पे रोड ट्रांसपोर्ट पे जनाब हमने 10 रुपये दिए और चांद गाड़ी पे या रिक्शे पे, और उसने आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। 20 रुपये दिए तो आमतौर पे 10, 20, 30 रुपये में आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो इतना भी आपने इसको सस्ता जरिया नहीं समझ लेना, आपने चीज़ों को इन कंपेरिजन देखना होता है। तो अगर हम कंपैरेटिवली बात करें और इसको एयर ट्रांसपोर्ट के साथ कंपेयर करें, तो जैसे वहाँ पे लगेज बढ़ता जाता है, लगेज ज़्यादा होता जाता है, तो आपके पैसे भी ज़्यादा होते जाते हैं, आपका रेंट भी बढ़ता जाता है, तो उस किस्म के यहाँ पे कोई अखराजात आपको बेयर नहीं करने पड़ते। ठीक है ना, तो इन कंपैरिजन अगर हम इसको एयर ट्रांसपोर्ट से करें तो ये आपका चीपेस्ट सोर्स है। ठीक हो गया, एक हमारा ये इसका मेरिट हो गया बहरी ट्रांसपोर्ट का।
द वेरी नेक्स्ट मेरिट विच इज़ गिवन टू यू इज़ भारी मिकदार के लिए कारआमद। अब इस चीज़ को आप देखें कि आपकी जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो जितनी ज़्यादा हो उसमें ऐसा कोई आपको इशू नहीं है। आपकी चीज़ें जितनी ज़्यादा हैवी हों, लोड जितना ज़्यादा हो, वो आप इजीली बाय शिप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी किस्म की का कोई इशू जो है वो नहीं होता। जितनी ज़्यादा भी आपकी जैसे फिर वही बात आ जाती है कि रोड ट्रांसपोर्ट पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एट अ टाइम 10-12 ट्रक्स आप नहीं चला सकते, ठीक है ना। एट अ टाइम ये नहीं हो सकता कि 10-12 ट्रक्स आप मूव कर दें। उसमें फिर यही होता है कि आपने क्या करना होता है कि कोई और उसका आपने अल्टरनेटिव ढूंढना होता है। तो उसमें फिर हमने जो एक अल्टरनेटिव देखा था वो हमने देखा था कि हमारे पास रेलवे है, ठीक हो गया ना। अब रेलवे भी जाहिर है वो हमारा अक्रॉस द बॉर्डर तो सामान नहीं जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर आपकी चीज़ें क्वांटिटी में उससे भी ज़्यादा हैं और हैवी हैं, तो वो फिर आप देखें बाज़ दफ़ा हैवी मशीन्स हो सकती हैं, हैवी मशीनरीज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो सकती हैं। जैसे आपको पता ही है कि आमतौर पे जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। देखिए जैसे जापान है, मैं आपको इसकी ईजीएस्ट एग्जांपल जो कि आपकी समझ में आएगी वो देती हूँ कि जापान से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आती हैं। तो वो इसके लिए भी फिर उसको शिप का यूज़ जो है वो कर सकते हैं, और वहाँ से भी सामान जो है मंगवाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से ये भारी मकदार के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे गिवन है इसका मेरिट वो है बीमा की सहूलत, ठीक हो गया ना। बीमा की सहूलत तो देखें, बीमा का तो बहरी बीमा, क्योंकि हम बहरी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जिस बीमे की बात करेंगे वो कौन सा बीमा होगा, वो बहरी बीमा होगा। तो उसमें आप इस चीज़ को देखें कि बहरी बीमा बीमा का सवाल ही तब पैदा होगा ना कि जब आपका कोई अक्रॉस द बॉर्डर आपकी कोई ट्रेड हो रही है, ठीक है ना, आप कुछ सामान किसी दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे फिर अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में आपका शुमार होता है और आप क्रॉस द बॉर्डर आपकी ट्रेड होती है, तो उसमें फिर आप इस चीज़ को देखें कि जो बहरी ट्रांसपोर्ट है वो आप की उसमें इंश्योर्ड हो सकती है, और बीमा का भी आपको उसमें जो है एक फ़ायदा हासिल हो सकता है, जिसमें कि जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि उसमें फिर आपका अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म के आपको समुद्री खतरात का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमने डिफरेंट समुद्री खतरात देखे थे कि जहाज़ के डूब जाने का ख़तरा होता है, उसके ख़राब हो जाने का, कोई उसमें ऐसी तकनीकी ख़राबी आ जाती है कि जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, या फिर वो किसी चट्टान के साथ जो है टकरा जाता है और उससे उसमें किसी किस्म की वो टूट फूट का या ख़राबी का शिकार हो जाता है या डूब जाता है। तो इस तरह के तमाम समंदरी ख़तरात से जो बचाव है वो उससे बचने के लिए आप बहरी बीमा की सहूलत भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे एडवांटेज होता है, ठीक है। और ये हमारे कुछ मेरिट्स थे जो कि हमारे पास गिवन थे बहरी ट्रांसपोर्ट के। नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट या बहरी ट्रांसपोर्ट की खामियां। अब बहरी ट्रांसपोर्ट की जो खामियां हैं वो क्या हैं, वो भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4-5 हमारे पास डी मेरिट्स जो हैं वो गिवन है। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास डी मेरिट है बहरी ट्रांसपोर्ट का, वो ये है कि सुस्त रफ्तार, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसकी स्पीड को कंपेयर करें उसके साथ जो आपकी रेलवे ट्रांसपोर्ट है या फिर जो आपकी एयर ट्रांसपोर्ट है, तो उस में से इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो इसकी रफ्तार जो है वो कम है, ठीक है ना। देखें आमतौर पे इतनी भी सुस्त रफ्तार ये नहीं होती, बड़ा ही इनका एक ख़ास इनकी स्पीड होती है कि जिस पे इन्होंने चलना होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाज़ दफ़ा हम चीज़ों को इन कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है ना, दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो फिर वही इसमें चीज़ आ जाती है कि उसकी वजह से ये क्या होती हैं, थोड़ी सी सुस्त रफ्तार होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रेलवे ट्रांसपोर्ट और एज़ कम्पेयर टू द एयर ट्रांसपोर्ट। तो थोड़ा सा इसको अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक अगर इसने अनलोडिंग करनी है तो उसमें सम टाइम इसको टाइम लग जाता है, उसमें किसी किस्म का वो जो है वो अगर आपने अपना सामान देख लेना है कि आपका सामान किस किस्म का है। अगर तो वो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा टाइम अगर उसको दरकार होगा अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने तक और वो तब तक ख़राब हो जाएंगी, तो फिर आप इस ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये चीज़ आप देख लेना, क्योंकि इसमें आमतौर पर काफ़ी दिन जो है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचते हुए इसको लग जाते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ को देख लेना है कि आपका सामान है वो किस नेचर का है, किस तरह का है, आया उसमें ईटेबल्स हैं या फिर उसमें किसी किस्म के केमिकल्स हैं। तो
इन चीज़ों को फिर आपने देख लेना है कि वो ख़राब होने वाले ना हों, ठीक है ना। और अगर वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं या पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे इंग्लिश में अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो वहाँ पे पेरिशेबल गुड्स का जिक्र होगा, तो याद रखें कि पेरिशेबल गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाने वाली होती हैं, ठीक है ना। और इस तरह से आप इस तरह की चीज़ों को फिर इस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुस्त रफ्तार है, इसकी स्पीड कम है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, चीज़ों को उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। अच्छा जी, इसी तरह से जो नेक्स्ट आपको इसकी खामी गिवन है या डीमेरिट गिवन है वाटर ट्रांसपोर्ट का, वो है कसीर सरमाया। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि आपने इसके मेरिट्स में पढ़ा था कि ये तो एक सस्ता तरीन ज़रिया है, तो फिर यहाँ पे ये कसीर सरमाया कहाँ से आ गया। फिर देखें कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ का फ़र्क है, यहाँ पे नज़रिए का फ़र्क है। जब हमने सस्ते तरीन ज़रिए की बात की थी तो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि हमने अगर अपने सामान को मूव करना है तो उसके लिए ये एक चीपेस्ट सोर्स है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल की बात हो रही है, एक लार्ज कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होता है, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, वो जहाज़ बनाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि जिसने लाइनर्स बनाने हैं, ट्रैम्प्स बनाने हैं या टैंकर्स बनाने हैं, तो वो इस तरह के और इतने सोफिस्टिकेटेड मटेरियल के साथ और इतनी हाई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बनाए जाते हैं कि उसमें फिर बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है वो आपको रिक्वायर होता है, ठीक है। ये लाइनर और ट्रैम्प वगैरह बनाना ये कोई बहुत ही कोई इट्स नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है कि आपने इसको बना लेना है और बस आपने पानी पे चला देना है। नहीं, इसको बनाने में एक पूरी की पूरी जो है आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो यूज़ की जाती है। और इवन अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बाकायदा आपके लाइनर्स में जो है वो रूम्स होते हैं आपके रहने के लिए, रहाइश के लिए, पूरा का पूरा एक उन्होंने सिस्टम बनाया होता है कि वो आपको जहाज़ कम और घर ज़्यादा लग रहा होता है। इस किस्म के यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली। तो इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, वो आपने देख लेना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात की जा रही है। तो जहाज़ बनाना इज़ नो जोक, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, आप देखें कि आप उसको ऑब्जर्व करें कि वो क्या चीज़ है, ठीक है ना, और किस तरह से वो बनाई जाती है। तो इसी तरह से इसकी एक खामी ये भी है कि लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, स्पीड स्लो होती है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो वो गिवन है वो है मौसमी असरात, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके ऊपर जो सीजनल इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं कि देखें समंदर है, पानी है, जाहिर है उसमें तुगयानी आ सकती है, उसमें जो है किसी किस्म का तूफ़ान आ सकता है। वो यानी अगर बारिश है हो रही है या फिर इस तरह से कोई धुंध वगैरह, फॉग वगैरह वहाँ पे है, तो फिर भी जहाज़ का अपने एग्जैक्ट रूट पे मूव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि बारिश ना होने से और समंदर में धुंध वगैरह या तेज़ हवा और तूफान से ये ट्रांसपोर्ट जो है वो मुतासिर होती है। तो फॉग जो है सिर्फ वो यही नहीं होता कि हमारे रोड्स पर ही होती है, बल्कि ये हमारे समुद्री जो रूट्स हैं, जो हमारे समंदर है, वहाँ पे भी समटाइम्स फॉग हो जाती है, और फिर उससे भी क्या होता है कि मूव करना, जो हमारे शिप्स हैं या लाइनर्स हैं, इनको इनके एग्जैक्ट रूट पे मूव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने सारी मैपिंग की होती है और उन्होंने उस मैप के अकॉर्डिंगली चलना होता है। तो फिर क्या होता है कि जब आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सामने से, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि आपने किस तरफ को मूव करना है। तो वहाँ पे भी फिर समटाइम्स तो इनको वापस आना पड़ता है अपने पोर्ट पे, और समटाइम्स फिर क्या होता है कि जब ये वापस नहीं आते तो फिर इनको स्टे करना पड़ता है। तो इस किस्म की मुश्किलात का सामना भी यहाँ पे करना पड़ सकता है कि मौसमी असरात भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और ये भी एक इसका बहुत बड़ा जो है वो डीमेरिट है। द वेरी नेक्स्ट डीमेरिट विच इज़ गिवन टू यू पीपल इज़ पैकिंग के अखराजात, ठीक है। पैकिंग के अखराजात जो हैं वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं। देखें यहाँ पे जहाँ पे हम पैकिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर हम जो है टैंकर्स की बात कर लेंगे, क्योंकि आमतौर पे टैंकर्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ों के लिए होते हैं कि जहाँ पे हमारी एवापोरेट हो जाने वाली चीज़ें या फिर ऑयल्स वगैरह या केमिकल्स वगैरह जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इसलिए पैकिंग आमतौर पे हमें इस तरह की करनी पड़ती है। और दूसरा ये देखें कि समंदर जो है ना, वहाँ पे आमतौर पे नमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नमी से जिनको आपने महफूज रखना है और फिर उनको भेजना भी आपने समंदर के ज़रिए है, जाना भी आपका बाय सी है, तो फिर वहाँ पे उनकी पैकिंग में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक खसूसी तौर पे उनको पैक करना पड़ता है, और उसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं। वो फिर आप नॉर्मल पैकिंग नहीं कर सकते, बल्कि उसकी पैकिंग बहुत ही स्पेशल जो है वो की जाती है। इवन इसकी एग्जांपल मैं एक आपको देती हूँ कि समटाइम्स हमारे जो रहते हैं हमारे रिलेटिव्स वगैरह जो कि बाहर आमतौर पे रहते हैं,
और बाय सी उन्होंने कुछ सामान जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं, और उसमें फिर जो भी सामान उन्होंने पाकिस्तान भेजना होता है बाय सी, जब वो फिर यहाँ पे पहुँचता है, और जब वो हम आमतौर पे घरों में हम उसको फिर लेके आते हैं, तो हम उसकी पैकिंग को देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा उन्होंने उसको इस तरह से पैक किया होता है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उसको रैप किया होता है, और डिफरेंट मटेरियल के साथ रैप किया होता है, और डिफरेंट तरह की उन्होंने उसको टेपिंग की होती है कि कहीं से भी किसी किस्म की लीकेज या कोई जो है, क्योंकि देखें जहाज़ अगर पानी पे भी चल रहा है तो वहाँ पे भी उतार चढ़ाव आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसकी मूवमेंट इस तरह की बात दफ़ा होती है कि चीज़ें जो है वो अपनी जगह से मूव कर जाती हैं। तो अगर कोई इस तरह का सामान है, जैसे आमतौर पे लोग मंगवाते हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो कोई अगर लाइक हम शैम्पू की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके जो कैप्स होती हैं समटाइम्स वो खुल जाती हैं और वो वेस्ट हो जाते हैं बीच में से निकल के, और इसी तरह से जो आपके ऑयल्स हैं डिफरेंट और केमिकल्स हैं, तो वो भी इसी तरह से होता है कि उनके कैप्स ओपन हो जाते हैं या उनमें लीकेज हो जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा जो नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए जो आपके पैकिंग के अखराजात हैं, पैकिंग के एक्सपेंसेस हैं, वो आपके काफ़ी ज़्यादा आपको बेयर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें आप नॉर्मल पैकिंग नहीं कर सकते, बल्कि एक आपको अच्छी क्वालिटी की मटेरियल पैकिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, कि जिसमें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस उसके लिए पे करने पड़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट डीमेरिट जो आपको यहाँ पे गिवन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महदूद इस्तेमाल, ठीक है, महदूद इस्तेमाल या लिमिटेड यूजेज, ठीक है। अब इस ट्रांसपोर्ट का जो यूजेज है वो लिमिटेड है, वाटर ट्रांसपोर्ट का। क्यों लिमिटेड है? कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे समंदर होंगे, दरिया होंगे, उधर ही मूवमेंट होगी ना शिप की। पानी होगा तो मूवमेंट होगी। अब जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कोई सी नहीं है, समंदर ही नहीं है, तो वहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। वही बात है ना बीमा वाली, बीमा जैसे हम करवाते हैं बहरी बीमा, तो उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पे आप का जो है दूसरे मुल्क के साथ अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड होगी तो बहरी बीमा होगा ना, मेरीन इंश्योरेंस होगी। लेकिन जब आपकी अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड ही नहीं है, आप लोग किसी दूसरी कंट्री के साथ आपका कोई राब्ता ही नहीं है, किसी किस्म की कोई ट्रेड ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेरीन इंश्योरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका यूजेज भी वहीं तक महदूद है जहाँ पे कोई पोर्ट्स अवेलेबल है, सी अवेलेबल है। तो जहाँ पे वो है ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर आप की इस ट्रांसपोर्ट का किसी किस्म का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है, और इसका कोई इस्तेमाल जो है फिर वहाँ पे नहीं है। तो ये भी एक डीमेरिट है बहरी ट्रांसपोर्ट का, कि वहीं पे आप इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे समंदर या दरिया वगैरह मौजूद है। जहाँ पे नहीं है, फिर वहाँ पे चाहे लाइनर्स हो, ट्रैम्स हो, टैंकर्स हो, हमने क्या करना है उनका, हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, सिंपल इज़ दैट। ठीक हो गया। तो ये हमारी बहरी ट्रांसपोर्ट थी। होपफुली you will get a better understanding of this topic. The very next topic which we are going to start right now is फिजाई ज़राए या एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखें एयर ट्रांसपोर्ट ने तो जो है कमाल ही कर दिया ना, आपके जितने भी डिस्टेंस थे, अब डिस्टेंस तो डिस्टेंस रहा ही नहीं, आप विद इन मिनट्स आप एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंच जाते हो। तो सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग ईजी हो गई है। इसी तरह से जो आपकी है कंट्री टू कंट्री ट्रैवलिंग वो ईजी हो गई है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लाइक विद इन द मिनट्स आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब है आपकी ट्रांसपोर्ट में, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि इसने फासले समेट के रख दिए हैं, यानी अब डिस्टेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। बट इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सोर्सेज, कि आपके पास इतने सोर्सेज हैं कि आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। मानते हैं हम इस चीज़ को कि एयर ट्रांसपोर्ट ने हमारी जो डिस्टेंस नाम की एक हर्डल थी, ये एक रुकावट थी, फासला एक जो है हमारी चीज़ को हतमी सार्फिन तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी रुकावट हुआ करती है, और उसको एयर ट्रांसपोर्ट ने दूर कर दिया, ठीक है ना। एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से इस किस्म की कोई रुकावट नहीं रही। बट अगेन फिर बात हुई है कि इट डिपेंड्स ऑन योर ओन सोर्सेस, कि आपके पास अपने सोर्सेस कितने हैं और आप उसको अवेल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर आप एक चीज़ को अवेल ही नहीं कर सकते तो फिर लाइक आपको उसका फिर कोई एडवांटेज तो नहीं है ना।
लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बिज़नेस पढ़ रहे हैं और हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जाहिर है फिर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें, अगर हम इसको चीज़ को देखें तो फिर उसका हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस नाम की कोई हर्डल, कोई रुकावट अब नहीं रही, just because of air transport. Although it is expensive, no doubt it is expensive, but when we talk in business terms, तो क्या एक्सपेंसिव हम और क्या जो है सस्ता क्या महंगा, उसमें तो फिर हम उस चीज़ की बात ही नहीं करते। और अगर हम पाकिस्तान की एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ज़ाहिर है सबसे पहले हमारे माइंड में जो आएगा वो आएगा PIA, पाकिस्तान एयरलाइंस, ठीक है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। PIA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो है ही PIA थी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और एयरलाइन पाकिस्तान में नहीं पाई जाती थी और इसको पूरी की पूरी एक मोनोपोली हासिल थी, ठीक है ना। लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा कि PIA के कितने ज़्यादा केसेस जो हैं वो हुए और लोगों ने कितना ज़्यादा इसमें देखा कि इसमें जो है इस इदारे में करप्शन की गई थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसे पायलट्स को हायर कर लिया गया था कि जो बिल्कुल इस चीज़ के अहल ही नहीं थे कि वो जहाज़ चलाते, जहाज़ उड़ाते, और उनको उनकी भी हायरिंग जो है वो की गई थी विद द हेल्प ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपने उस टाइम पीरियड पे न्यूज़ को देखा हो और आपने थोड़ा सा उस तरफ भी अपना ध्यान दिया हो तो फिर आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया था, उनसे जो है उनकी कैप्टनशिप ले ली गई थी क्योंकि वो इस चीज़ के अहल ही नहीं थे कि वो पायलट्स एज अ पायलट काम करते, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उनको फिर वहाँ से निकाला। और अभी भी जो PIA के ओवरऑल हालात हैं वो कोई बहुत बेहतर नहीं है क्योंकि काफ़ी देर इस PIA जो है वो अभी भी, इवन इसकी जो एक मोनोपोली की सिचुएशन थी वो अभी भी उसके साथ साथ ही चल रही है। और लेकिन अभी काफ़ी हद तक इसकी जो मोनोपोली है या इजारादारी है उसमें एक मेजर आप देखेंगे, अगर हम अपने सियालकोट की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में एयर सियाल आएगा, ठीक है। तो एयर सियाल ने जनाब इसमें एक बहुत ही रेवोल्यूशन पैदा कर दी है कि अब हमारे सियालकोट एयरपोर्ट की वजह से जो PIA की मोनोपोली है वो किसी हद तक कम हो गई है, ठीक है। और एयर सियाल भी एक बहुत बड़ी, अगर हम अपने सियालकोट के हवाले से बात करें तो इट इज़ आवर प्राउड कि हमने यहाँ पे एक एयरपोर्ट जो है वो बनाया और उसके बाद हमने यहाँ से अपनी एयरलाइन को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये एक बहुत बड़ा एक बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप अपने शहर में, सियालकोट जैसे छोटे से शहर में आप एयरपोर्ट बना लें और वहाँ से फिर आप अपनी एयरलाइन चला दें, ठीक है ना। तो ये एक हमारे जो फजल जिलानी साहब हैं उनका ये सारा का सारा कमाल है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी अपने कोशिश की, उनकी ये एक सोच थी कि यहाँ पे एक एयरलाइन होनी चाहिए, हमारी अपनी एयरलाइन होनी चाहिए और PIA की मोनोपोली को जो है ख़त्म होना चाहिए। और वैसे भी उसको तो उसकी कोई किसी किस्म की लुक आफ्टर ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है लिया और यहाँ पे एक एयरपोर्ट जो है वो बनाया और अपनी एयरलाइन इंट्रोड्यूस करवाई। तो हमारे सियालकोटियंस के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप इसको शॉर्टेस्ट अगर वर्ड में बोलें तो इट इज़ रियली अ बिग अचीवमेंट ऑफ ऑल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। तो इस पे हमें प्राउड होना चाहिए। और उसके बाद इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एयर ट्रांसपोर्ट है, फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट है, जैसे हमने पहले लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके जो सबसे पहले यहाँ पे मेरिट है वो है बर्क रफ्तार, ठीक है। इसमें तो किसी किस्म का डाउट ही नहीं है और आपको ख़ुद भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जहाँ तक स्पीड की बात है तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ तरीन ट्रांसपोर्ट है जो कि हफ्तों का सफ़र घंटों में तय कर लेती है वो है हमारी एयर ट्रांसपोर्ट, यानी फ़िज़ाई ज़राए। तो ये एक बहुत ज़्यादा आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर फास्टेस्ट मीन्स हमारे पास कोई अवेलेबल हैं, आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन से हैं, तो वो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो है हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हवाई ज़राए, जिसमें फिर ज़ाहिर है एरोप्लेन्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से आप देखें आपके पास जो सेकंड इसका मेरिट गिवन है वो है कुदरती रास्ते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वाटर ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि ऑलरेडी डिफाइंड रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी डिफाइंड रूट्स हैं,
ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने फिर वही बात है कि डिफाइन मैप्स के ज़रिए आपने अपने रूट्स को डिफाइन कर लेना है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचना है, वो कोई भी कंट्री है आपकी, जहाँ कोई भी आपका एरिया है जहाँ पे आपने जाना है, तो उसमें फिर आपने रूट्स को डिफाइन कर लेना है। और इसी तरह से ये भी विद द हेल्प ऑफ मैप्स आप इसको कंट्रोल करते हैं कि अब आप उसमें फिर आप देख सकते हैं कि आपका जो जहाज़ है वो कौन से रूट से जा रहा है। ठीक है ना। तो डिफरेंट देखें, डिफरेंट मुल्क है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो उनमें ज़ाहिर है जहाज़ में कहीं पे जाना है तो डिफरेंट रूट लेना है, दुबई जाना है तो डिफरेंट रूट लेना है, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो डिफरेंट रूट लेना है, अमेरिका जाना तो रूट और होगा। तो रास्ते आपके पास अवेलेबल है, यू जस्ट हैव टू पॉइंट आउट दैट लोकेशंस। ठीक है ना। आपने जस्ट मैप्स के जरिए ये देख लेना होता है, आपने उसके रूट को मैप्स के जरिए कंट्रोल कर लेना होता है। ठीक है। और मैप्स उनके सामने जनाब आप कभी देखें एरोप्लेन्स के अंदर, कभी व्यू आप देखें तो उनके पास बड़े बड़े से जो हैं वो कैमराज लगे होते हैं और वहाँ पे उनको वो मैप्स शोर होते हैं और उन्होंने उन्हीं मैप्स पे शो किए जाने वाले रूट्स को फॉलो करना होता है और उनको फॉलो करके वो अपनी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो अदरवाइज़ तो फिर ये जो आपकी फ़िज़ा है, जो आपका ऊपर इन्वायरमेंट है, वहाँ तो ये कहीं भी ट्रैवल कर सकता है जहाज़, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने बाकायदा रूट्स पे चलना होता है तो हमने उन रूट्स को डिफाइन कर लेना होता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपके पास गिवन है वो है बेहतर खिदमत। ठीक है। यानी खिदमत यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि आपको जो आपका फ़िज़ाई सफ़र है उसके दौरान जो आपको खिदमत पेश की जाती हैं वो काफ़ी अच्छी खिदमत आपको पेश की जाती हैं। लेकिन खैर ये तो आपकी एक बुकिश चीज़ है ना कि आपको काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस यू आर ट्रैवलिंग टू अ हाई फाई प्लेन तब तक आपको वो सहूलतें तो अच्छी मिलती हैं। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको जो थोड़ी सी खिदमत है, थोड़ी सर्विसेज हैं, उनमें आपको फ़र्क मिलेगा। लेकिन आमतौर पे अगर आप एमिरेट्स पे जाएँ या किसी दूसरी ऐसी फ़्लाइट की बात करेंगे जो काफ़ी अच्छी और महंगी फ़्लाइट्स हैं, तो उनमें आपको सर्विसेज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं। तो फिर बात वही आ जाती है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन मनी कि आपके पास अपने कितने पैसे हैं और कितने सोर्सेज हैं और कितना पैसा आप लगा सकते हैं। तो जितना पैसा लगाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, और जितनी आप महंगी एयरलाइन पर ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा हम देखें कि नॉर्मली जब हम अपने यहाँ पे रोड्स पे ट्रैवल करते हैं तो विदाउट यहाँ पे बसेस वगैरह में या रिक्शा वगैरह में हमें खाना तो नहीं सर्व किया जाता ना। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट पे ये एडवांटेज होता है कि आपको अगर आपका चंद घंटे का भी सफ़र है तो आपको मील्स जो है वो दिए जाते हैं, ऑफ़र किए जाते हैं और वो आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मेरिट जो इसका गिवन है वो है मुख्तसर रास्ता। यानी जितना मर्जी लंबा डिस्टेंस हो, जितना भी आपकी रोड्स टूटी फूटी हैं, आपके पास जो है पहाड़ है या दरिया है या उनमें कोई प्रॉपर रूट्स अवेलेबल नहीं है या प्रॉपर शिप्स नहीं है, तो वो किसी किस्म का मसला आपके लिए क्रिएट नहीं करते, क्योंकि इसने तो जाना है हवाई रास्ते से, फ़िज़ाई रूट से। तो इसके लिए ये किसी किस्म का चीज़ें मैटर नहीं करती कि सड़कें कैसी हैं या इन ओवरऑल सिचुएशन रोड्स की कैसी है। नहीं, इसका अपना एक रूट होता है जिस पे इसने चलना होता है और इसके लिए फिर बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक है ना। और वही बात है कि रास्ता जो है वो जितना भी तवील हो, इसकी स्पीड ने उस रास्ते को बहुत ही मुख्तसर कर दिया। और पहले अगर हम रास्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि लोग जो है पहले ज़माने में जब सऊदीया जाया करते थे और हज करने जाया करते थे तो उनके पास सिवाय शिप के, यानी ये एक सस्ता तरीन ज़रिया होता था कि वो विद द हेल्प ऑफ द शिप वो मूव करें और सऊदीया जो है वो पहुँचें। और फिर आप ये देखें कि उनको कितने कितने दिन लग जाया करते थे वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है ना। बाय सी जब वो मूव करते थे तो दे कंज्यूम मैनी डेज इन ट्रैवलिंग, उनके सफ़र में इतने दिन लग जाया करते थे और फिर वो बेचारे कहीं जाके महीनों का सफ़र तय करके फिर वो वहाँ पे पहुँचते थे और फिर अपने उम्रे की या हज की अदायगी करते थे। लेकिन आज के दौर में सऊदीया जाना लाइक आप इसमें कोई वो कर ही नहीं है, कोई कबाहत ही नहीं है, किसी किस्म का इशू ही नहीं है। आप जनाब चंद घंटों में आप पहुँच जाते हैं वहाँ पर, अगर किसी किस्म का कोई डिले ना हो, किसी किस्म का आपका कोई रेस्ट आवर्स ना हो, तो आप वहाँ पे इजीली पहुँच जाते हैं। तो कोई मसला ही नहीं है अब तो इस किस्म का। तो जितना भी रास्ता तवील हो वो अब एरोप्लेन्स की वजह से, फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत ही मुख्तसर हो गया है।
इसके बाद जो आपके साथ मेरिट डिस्कस किया गया है वो है मौजूद, मुनासिब, या इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा सूटेबल। ठीक है, अब सूटेबल किस हवाले से? सूटेबल जैसे हमने बहरी ट्रांसपोर्ट में बात की थी पेरिशेबल गुड्स की, ठीक है, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पेरिशेबल होती हैं और बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनको फिर आप वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आपकी चीज़ें नमी की वजह से ख़राब हो सकती हैं, और अगर बहुत अच्छी पैकिंग नहीं हुई तो वो लीक कर सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं, इस किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं। और इन केस आपकी चीज़ें भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और आप उनको जल्दी उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचाना चाहते हैं, तो फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट यू हैव। ठीक है ना, तो ये एक इसमें आपके पास एक बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है कि इट इज़ सूटेबल फॉर पेरिशेबल गुड्स, कि एक तो वो ख़राब नहीं होती, दूसरा ख़राब होने से पहले वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं। इसी तरह से द नेक्स्ट मेरिट विच इज़ डिस्कस्ड हियर इज़ कुदरती आफात में मदद। अब कुदरती आफात जो है वो आप देखें कि किस तरह की हो सकती हैं। आमतौर पे जैसे सैलाब आ जाता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो देखें अर्थक्वेक्स आते हैं तो आमतौर पे यहाँ पे हम लोग क्योंकि मैदानी इलाके में रहते हैं तो हमें तो उससे किसी किस्म का कोई मसला फेस नहीं करना पड़ता, या हमें तो उससे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आम तौर पे अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। लेकिन एज़ फार एज़ हम अगर देखें जहाँ तक हमारे पहाड़ी इलाकों का ताल्लुक है, ठीक है ना, तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, और लैंड स्लाइडिंग इस तरह से होती है कि वो रास्ते ही बंद हो जाते हैं। फिर वो काफ़ी देर तक वो जब तक वो बड़े बड़े से जो पत्थर हैं जो कि लैंड स्लाइडिंग के ज़रिए रोड्स पे आ जाते हैं, जब तक कि वो उठाए नहीं जाते तब तक वो फिर आपके रास्ते भी नहीं ओपन होते। और समटाइम्स तो इस तरह होता है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये जो अर्थक्वेक की वजह से, या फिर विदाउट अर्थक्वेक भी वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती रहती है जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं। तो ये एक बड़ी इसमें चीज़ का सामना करना पड़ता है आपको रोड ट्रांसपोर्ट में। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।